हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। तो विराट कोहली का एक रीसेंट इंटरव्यू आया है जो आरसीबी ने डाला है और ये एक पॉडकास्ट है जिसमें विराट कोहली ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अपने रिटायरमेंट के बारे में वो बोले हैं, आरसीबी वो क्यों कभी नहीं छोड़ा उन्होंने उसके बारे में उन्होंने बताया है। एमएस धोनी ने किस तरीके से उनको बैक किया उनके अर्ली डेज में उसके बारे में बताया है। उसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो बड़े बड़े सेटबैक्स उनको लगे थे, चाहे 2015 हो, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो, 2016 टी20 वर्ल्ड कप हो, 19 का वर्ल्ड कप हो जिसमें वो कप्तान थे, इन सब के बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा जो 2024 में वर्ल्ड कप में उनका खराब फॉर्म चल रहा था और किस तरीके से फाइनल में उनका रन आया, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस था या नहीं, इन सब चीजों के बारे में विराट कोहली ने बात की है। अब एक एक करके इन सब चीजों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट कोहली ने बात की है आरसीबी के बारे में और क्यों उन्होंने कभी भी आरसीबी को नहीं छोड़ा। उनके पास ऑप्शंस भी थे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन विराट कोहली ने आरसीबी को कभी भी इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने अपने इनिशियल डेज की बात की कि जब उनको दिल्ली कैपिटल्स ने नहीं बाय किया था, विराट कोहली को आरसीबी ने लिया था, तो इस वजह से लॉयल्टी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात उन्होंने कई पुराने इंटरव्यूज में भी कही है और उस लॉयल्टी की वजह से ही आरसीबी के साथ वो जुड़े रहे। उन्होंने बोला कि बहुत साल तक मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि आरसीबी कभी जीती नहीं, कैप्टनसी का भी प्रेशर था, कभी उनकी बैटिंग को लेकर प्रेशर था, कभी कैप्टनसी को लेकर प्रेशर था। और उन्होंने जितने भी साल आरसीबी की कप्तानी की, 8 या 9 साल, प्रेशर बहुत ज्यादा था। उनके पास और ऑप्शन जरूर थे। उन्होंने बोला कि दूसरी फ्रेंचाइज में वो जाएं, शायद दूसरी फ्रेंचाइज में हो सकता है वो जीत भी सकते थे, हो सकता है वहां पे बेटर टीम भी थी, लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये डिसाइड करना था विराट कोहली को। तो उन्होंने बोला मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे लिए लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने मुझे मेरे इनिशियल डेज में बैक किया, जब मैं शायद कुछ इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से आरसीबी को उन्होंने नहीं छोड़ा, आरसीबी का साथ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं कि शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद लेजेंड्स। अब ये लेजेंड्स कौन कौन थे? जब वो आरसीबी में भी आए थे और जब इंडियन टीम में भी आए थे तो कई सारे लेजेंड्स थे जिनके साथ वो खेले थे, जैसे कि जहीर खान थे, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे। आपको याद होगा अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ ने इनिशियली आरसीबी की कैप्टनसी भी की थी, तो वो लोग भी थे। तो इन्होंने बोला कि देखो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, इंडियन प्लेयर्स जो जरूर थे उनसे मैं थोड़ा सा उनके सामने नर्वस भी था। लेकिन फिर उन्होंने बात की जहीर खान के बारे में, इंडिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं जहीर खान, और कैसे जहीर खान ने उनको सपोर्ट किया, गाइड किया, मोटिवेट किया। इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि जहीर खान के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। लेजेंड्स के सामने वो नर्वस जरूर थे। फॉरेन प्लेयर्स और विराट कोहली के बॉन्ड की बात आज तो बहुत होती है, लेकिन उस वक्त फॉरेन प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं थे विराट। तो ये उन्होंने बताया। नेक्स्ट फिर वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट विराट कोहली बोलते हैं कि जो सपोर्ट उनको किया, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने विराट कोहली के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला था और वो थे मार्क बाउचर। आईपीएल में भी जब इनिशियली विराट कोहली खेल रहे थे तब मार्क बाउचर ने उनको देखा था और उन्होंने बोला था कि कुछ साल के बाद भाई जब मैं आऊंगा तो मैं आपको देखना चाहता हूं इंडिया के लिए खेलता हुआ। और इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली आगे जाके खेले भी, लेकिन उस वक्त उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था विराट कोहली का टैलेंट और उसके बारे में उन्होंने बोला कि भाई अभी आप में जो भी कमियां हैं उसको आपको रेक्टिफाई करना चाहिए और आगे जाके आपको इंडिया के लिए खेलना चाहिए। शॉर्ट बॉल की एग्जांपल उन्होंने बताया कि शॉर्ट बॉल की शायद उनको थोड़ी सी तकलीफ थी और उसके बाद मार्क बाउचर ने उनको प्रैक्टिस भी करवाई। उन्होंने टेनिस बॉल तेज तेज विराट कोहली की तरफ थ्रो डाउन फेंके और उससे विराट कोहली ने किस तरीके से प्रिपेयर किया। और मार्क बाउचर ने उनको यह भी बोला कि अगर आपको इंडिया के लिए लॉन्ग फॉर्मेट खेलना है, कंसिस्टेंटली खेलना है और ओवरसीज में अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये शॉर्ट बॉल की जो आपका इशू है वो रेक्टिफाई करना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि मार्क बाउचर जो थे वन ऑफ द बेस्ट, उनके जो इंपैक्ट किसी प्लेयर ने उनके ऊपर डाला हो, जो गाइडेंस उनको मिली हो, उसमें मार्क बाउचर का नाम विराट कोहली ने लिया है। इसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरीके से एमएस धोनी और गैरी कर्स्टन ने उनको बैक किया नंबर 3 पर खेलने के लिए। आपको याद होगा कि पहले 2011 वर्ल्ड कप में भी गौतम गंभीर नंबर 3 खेल रहे थे, इससे पहले राहुल द्रविड़ खेला करते थे और भी खिलाड़ी थे, उससे पहले सौरव गांगुली थे। लेकिन जब से विराट कोहली आए तो नंबर 3 का जो स्पॉट है वो विराट कोहली ने सील कर लिया बिल्कुल। और आज अगर नंबर 3 की बात होती है पूरी दुनिया में तो वो है विराट कोहली। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से विराट कोहली को बैक किया एमएस धोनी ने। अच्छा, अब वो ये बोलते हैं कि देखो भाई मेरे को पता था कि मैं कोई ऐसे बहुत टेक्निकली सॉलिड प्लेयर नहीं हूं, ना ही मैं ऐसा कोई मैच विनर हूं जो कहीं से भी गेम बदल देगा। मुझे पता था कि मुझ में कुछ कुछ इश्यूज हैं, लेकिन क्या बैक किया एमएस धोनी ने, क्या बैक किया गैरी कर्स्टन ने उनके अंदर, वो ये था कि जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन था, ग्रिट था, जो उनका डिसिप्लिन था, ये सारी चीजें जो थी, ये जो उनके अंदर एक्स फैक्टर था, उसको बैक किया एमएस धोनी ने। और इस वजह से ही उन्होंने जो उनकी जो दूरदर्शिता जिसको कहते हैं ना, कि उन्होंने एक था कि विराट कोहली आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये उन्होंने पहले ही पहचान लिया था और इस वजह से नंबर 3 के लिए विराट कोहली को बैक किया एमएस धोनी ने और गैरी कर्स्टन ने, जो 2011 वर्ल्ड कप में भारत के कोच भी थे। अब इसके बाद वो बात करते हैं
कि किस तरीके से 2009 जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, युवराज सिंह के फिंगर इंजरी होती है और फिंगर इंजरी के बाद विराट कोहली को टीम में बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप बस रेडी रहिएगा, अपने बैग पैक कर लो और आपको कभी भी मौका मिल सकता है। उनको बुलाया गया और बहुत ही कम समय में 4 या 5 दिन के अंदर वो एक मैच भी खेलने के लिए रेडी हो गए थे। और वो मैच कौन सा था? बहुत ही बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उसमें शाहिद अफरीदी थे और उनको आगे वो छक्का मार रहे थे लॉन्ग ऑफ की तरफ और वहां पर वो आउट हो गए। वो छक्का नहीं लग पाया, उन्होंने हवा में उठा दी गेंद और किस तरीके से वो बोल रहे थे कि पूरा टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हुई पड़ी थी उन 3-4 दिन के अंदर। उस पूरे मैच में मैं बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और वो 2009 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें इंडिया हार भी गई, पाकिस्तान से बाहर भी हो गए, तो वो एक बड़ा सेटबैक था उस वक्त विराट कोहली के लिए। लेकिन वो इनिशियल डेज थे, पर ये उन्होंने बताया कि इनिशियल डेज में किस तरीके से उनको मौका मिला और कैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में उनका इस सेटबैक था। इसके बाद उन्होंने फिर यह भी बताया कि किस तरीके से जो 2012 में जो एशिया कप हुआ था वहां पे आपको याद होगा 183 रन की विराट की नॉक थी। तो कैसे उन्होंने सफर तय किया कि एक टाइम पे तो शाहिद अफरीदी को वो आउट हो गए, वो मैच भी इंडिया हार गई। फिर एक बार एशिया कप आता है, 183 का विराट कोहली एक अनबिलीवेबल नॉक खेलते हैं और वो मैच इंडिया को जिता देते हैं एशिया कप में, जो आज भी ओडीआई क्रिकेट में गौतम गंभीर बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में से एक है। तो ये उनका पूरा का पूरा सफर था। इसके बाद वो बात करते हैं पर्सनल स्पेस के बारे में। वो कहते हैं कि भाई मैं अगर कहीं भी जाऊं, मुझे मेरी पर्सनल स्पेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर जाके मैं लोगों के साथ एंजॉय तो करता ही हूं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है कि जब मैं होटल में होता हूं, अकेला होता हूं और मैं वहां पे अपना जो माइंड है उसको रिफ्रेश करता हूं। मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वो बात करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में और किस तरीके से वो चेंज हुई, चाहे घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ हो। एक तो उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त तो ऐसा है जो कि आज भी मेरे साथ वैसा ही है जैसा 6-7 साल की उम्र में जब मैं था तब वो वैसा था और आज भी वो वैसा ही है। लेकिन जब मैंने 2012 में वो एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में 183 का नॉक खेला, उसके बाद कुछ चीजें बदल गई। मेरे को जो फैमिली के जो एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जो रिलेटिव्स थे वो लोग कुछ अलग नजरिए से देखने लगे। पहले जहां पे वो बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, चीकू की तरह ट्रीट करते थे, तू तड़ा करके भी बात होती थी, लेकिन फिर वो लोग मुझे आप कहने लगे, जो कि विराट कोहली कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। एक फंक्शन में भी वो गए थे, वहां पे भी उनकी जो मदर थी उनके साथ उन्होंने यही बोला कि मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है और 1 घंटे के समय में ही विराट वहां से चले गए। तो उन्होंने बोला कि कई लोगों ने उनको फिर अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया, एज अ बिग स्टार देखना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में भी विराट ने बात की है। अब इसके बाद वो बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बारे में। अब ये जो सबको शायद इंतजार था इस बात का कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप फाइनल जहां पे उन्होंने वो 76 रन की नॉक खेली, इंडिया वो मैच जीत गया, उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी T20 क्रिकेट से। तो विराट ने बोला कि ये मैं पहले ही फैसला ले चुका था, यानी कि उन्होंने फाइनल में फैसला नहीं लिया कि फाइनल में जब उनका वो 76 का नॉक आ गया, इंडिया जीत गई, उस वक्त फैसला नहीं था, वो फैसला पहले ही ले लिया था विराट ने। यानी कि इर्रिस्पेक्टिव वो उनका फाइनल में नॉक आता या ना आता, विराट कोहली रेडी थे कि मैं अब T20 नहीं खेलूंगा और यंगस्टर्स को मौका दूंगा। इसके बारे में उन्होंने ये भी बताया कि इसका एक साफ जो हमारा मोटिव था वो ये था कि जो यंगस्टर्स हैं, जैसे कि चाहे अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट जितने भी यंगस्टर हैं, यशस्वी जायसवाल, इन सबको आगे मौका मिले और 2 साल इनके पास एटलीस्ट हो प्रिपेयर करने के लिए अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले। ये लोग बाहर भी जाएं, ओवरसीज टूर भी करें, खेलें, कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रहें, अप्स एंड डाउन्स भी देखें। और इस वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया था कि हाँ, अब हमारा शायद सीनियर प्लेयर्स का जाने का वक्त आ गया है, T20 गेम भी बदल रही है और यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने एक तो ये बताया। अब बात आती है उस T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जहां विराट कोहली कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। आपको याद होगा आईपीएल में विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है विराट कोहली के रन नहीं आते हैं। तो विराट कोहली कहते हैं कि जब फाइनल में खेलने गया तब मेरे अंदर 0 कॉन्फिडेंस था। तो विराट कोहली कहते हैं 0 कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर जब मैं फाइनल खेलने गया। लेकिन फिर किस तरीके से आप देखते हैं कि टाइम आपका बदल जाता है, आप फील्ड में ही आप देखते हैं कि उस बड़े दिन पर कैसे चीजें बदलने लग जाती हैं। टीम उनको ऐसी सिचुएशन में ले आई कि जब टीम को उनकी ज्यादा जरूरत पड़ गई और फिर विराट कोहली अपने आप उस रिदम में वापस आने लगे। वो क्रीज पर खड़े रहे, डटे रहे, खेलते रहे, अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप बनी और उसके बाद कैसे वो 76 का नॉक आया, इंडिया फाइनल जीत गई। उसके बाद उनसे यह भी पूछा गया कि जब फाइनल जीते तो अंबती रायडू से जब पूछा तो वो भी रो रहे थे, वो भी इमोशनल थे, ईशांत शर्मा भी इमोशनल थे। तब उन्होंने बताया कि हाँ, ईशांत शर्मा उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके बारे में जो उनके साथ जो उनकी बॉन्डिंग रही है, वो पहले दिल्ली में भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन बड़ा उन्होंने जो ये चीज बताई कि फाइनल से पहले ही डिसीजन ले लिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा और फाइनल के दिन 0 कॉन्फिडेंस के साथ उतरे थे, लेकिन वो 76 का नॉक आया और कैसे चीजें बदल गई।
अब इसके बाद वो बात करते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो बड़े सेटबैक्स हुए हैं उसके बारे में विराट कोहली बात करते हैं कि किस तरीके से, चाहे 2015 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, जब ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर 16 वर्ल्ड कप था जिसमें सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हुई, वो भी कितना बड़ा जो था उनके लिए डिप्रेसिंग मोमेंट था। वो कहते हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे उस वक्त भी। फिर उनसे पूछा गया कि 2019 में जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाहर हो गए, तो उन्होंने बताया कि वो तो एक ऐसा मोमेंट था जब एक महीने तक शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। उनको ऐसा लगा कि अब आगे क्या करना है यही नहीं पता है उनको, यानी कि उस वर्ल्ड कप लॉस के बाद आगे अब कैसे उनका करियर कैसे बढ़ेगा ये भी उनको समझ नहीं आ रहा था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, काफी ज्यादा डिप्रेस भी थे, और ये 3-4 सेटबैक्स जो उनको लगे थे वो शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन बहुत ही बड़े सेटबैक्स थे उनकी लाइफ में। तो इन सब चीजों के बारे में विराट कोहली ने बात की है। ये हमने आपको सारा इंटरव्यू हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से समराइज कर दिया है कि किस तरीके से विराट कोहली ने बात की। अच्छा, अब इसके अलावा अगर और कुछ रहता है तो वो ये है कि ईशांत शर्मा और ओडीआई क्रिकेट के बारे में बात की। ईशांत शर्मा तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के बारे में उन्होंने बोला है कि देखो, T20 क्रिकेट में आपको फास्ट पेस्ड गेम होती है, टेस्ट क्रिकेट में आपको एक जगह खड़े होकर खेलना पड़ता है और ज्यादा लंबे अंतराल तक खेलना पड़ता है, उसके लिए एक अलग डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन ओडीआई क्रिकेट जो है वो मिक्सचर है दोनों चीजों का, तो ये काफी ज्यादा टफ हो जाता है कि आपको पहले गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना है, पहले आपको इनिंग्स बिल्ड करनी है, और उसके बाद आपको वो पावर भी चाहिए, वो हिटिंग एबिलिटी भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए। तो इन सब चीजों का मिश्रण है ओडीआई क्रिकेट। तो इसलिए ओडीआई क्रिकेट आसान नहीं है, और आपको पता ही है कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसके नाम है? विराट कोहली के, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो ये सारा का सारा इंटरव्यू था। MS धोनी के बारे में उन्होंने बताया, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, अपने इनिशियल डेज के बारे में, क्यों आरसीबी को नहीं छोड़ा ये भी बताया। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, और स्पेशली वर्ल्ड कप फाइनल और रिटायरमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।